बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। हम आपकी खिदमत में खबरें और तज्ज़िये पेश करते हैं जिस पर गुफ्तगू करना हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। आज की जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उनमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एलपीआर के लिए अप्लाई कर दिया है। एक मुख्तसर वक्फा है, मुख्तसर अरसा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी है कि वो 24 से जनवरी से 14 मार्च तक एलपीआर पे जाते हैं और 14 मार्च को वो रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा जो अहम है गुफ्तगू हम जिस पर करेंगे वो है राजा रियाज। राजा रियाज ने अपने हल्के से इंतखाब लड़ने से माजरत की है और उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को नामजद किया है और उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनका टिकट भी मिला है। फिर जो अहम तरीन चीज़ है जिसमें हम बात करेंगे वो साइफर केस है, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो शाखाना केस तो बर्बाद हो गया है और जिसके लिए जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो गवाह पेश किया गया उसकी गवाही इंतहाई मुश्किल थी, जिसने इमरान खान को बहुत फ़ायदा दिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की। ये एक रिकॉर्ड कायम करने से पहले ही रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। जनाब मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने जो 24 जनवरी से 14 मार्च तक की एलपीआर के लिए अप्लाई कर दिया है और ये एक छुट्टी होती है जो रिटायरमेंट से पहले ली जाती है और रिटायरमेंट के दिन तक जारी रहती है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिकॉर्ड कायम करने से पहले ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में पाकिस्तान के कई नामवर अफराद को सजाएं दी और जिनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर शामिल हैं। और उनकी अदालत में जो इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं वो साबिक चेयरमैन इमरान खान, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के केसेस भी शामिल हैं। यकीनन अगर वो मज़ीद लोगों को सज़ा सुना सकते तो शायद सुना देते, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम करने से पहले ही रिकॉर्ड का हिस्सा, तारीख का हिस्सा बनने का फैसला किया है। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान पर बनाए जाने वाले केसेस का, ये मुकदमात जो बनाए गए हैं 200 के करीब मुकदमात हैं और एक ही तरह का मुकदमा 20 जगहों पे मौजूद है। कत्ल के मुकदमों में नामजद कर दिया जाता है और एक कोई स्टांस नहीं ले सकी हुकूमत कि इमरान खान जो हैं उनमें मसला क्या है, क्या एक पॉइंट पर खड़े हो जाते और उसी पर अपना पूरा जोर लगाते ताकि कहीं से उनको एक वाकई सजा मिलती। लेकिन चूंकि झूठ के पांव नहीं होते, लिहाजा ये जब झूठे केसेस बनाए जाते हैं तो यकीनन उनके भी पांव नहीं होते। और जैसे जैसे अब चूंकि वो ओपन होती जा रही है ट्रायल इमरान खान के खिलाफ, तो उसमें जब हम बात करते हैं कि उसमें फिर एक्सेस मिल रहा है मीडिया को, मीडिया वहां पहुंच रहा है, इमरान खान की गुफ्तगू होती चली जा रही है, तो वैसे वैसे हुकूमत के हाथों से ये केसेस भी निकलते जा रहे हैं। जब से साइफर केस हुआ, साइफर केस यकीनन उनके एक अहम तरीन गवाह जो थे आजम खान साहब, जो उस वक्त वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका जो बयान आया है वो उस बयान से कदरे मुख्तलिफ है जो उन्होंने दौरान हिरासत दिया। यकीनन दौरान हिरासत दिए जाने वाला बयान और आज दिए जाने वाले बयान में फ़र्क की वजह से बहुत सा फ़ायदा होगा और यकीनन वो फ़ायदा इमरान खान को होगा। और ये केस जिसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा के तहत बनाने की कोशिश की गई थी, अब अपनी मौत आप मेरे हिसाब से तो मर चुका है, लेकिन बहरहाल वो कोशिश कर रही है हुकूमत कि किसी तरीके से इमरान खान को सज़ा दिलाई जा सके।
ताकि वो आइंदा कुछ अरसे तक पाकिस्तान की सियासत से बाहर हो जाएं। लेकिन यकीनन ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा, यकीनन मुमकिन नहीं होगा। फिर एक और केस है तोशाखाना का केस। तोशाखाना का केस भी अजीब मजाक है कि तोशाखाना पे अगर केस बनाया जाता तो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान पर अगर मेरिट पर आता तो जरूर बनता, लेकिन अगर मेरिट पर बनाने ही है केसेस तो उन सब पर बनाए जिन पर बन सकते हैं। यहाँ तो लोग पैसे लेके उन्होंने चीजें बेची, यकीनन ये काम तो होता रहा है और आज से नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ तो लोगों ने गाड़ियां तक ले ली जो कानून के मुताबिक कोई भी शख्स गाड़ी नहीं ले सकता था, लेकिन यहां गाड़ियां ली गई तोशाखाने से। तो आज जब एक गवाह पेश हुए इस केस में, तो वो इमरान खान के साबिक सिक्योरिटी के अफसर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे इमरान खान के बनीगाला के। तो उस पर उस वक्त इमरान खान ने कहा कि जी इनसे ये बयान जो है वो लिया जाए, कुरान पर हल्फ देके, और उस पर ये बोलें कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर इन पर और इनके औलाद पर अल्लाह का अजाब हो, और अगर मैं भी हल्फ दूंगा और मैं भी यही कहूंगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर भी और मेरे बच्चों पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो यकीनन जब कोई बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता, कोई शख्स झूठ नहीं बोल रहा होता, तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो एक बहुत ही दिलचस्प गवाह पेश हुआ, अब पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों में और दुबई में जो इस्तगासा है उसे कोई एक गवाह भी ऐसा नहीं मिल सका जो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ताजिर हो या किसी पाकिस्तानी कंपनी का मुलाजिम हो। इमरान बशीर नामी एक गवाह पेश किए गए गुज़िश्ता रोज, जो भारतीय हैं, उनकी नेशनलिटी जो है वो भारत की है, और वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं रेनबो एंटरप्राइजेस में, जिसका काम यही है। लेकिन वो रेनबो एंटरप्राइजेस के भी बाकायदा मुलाजिम नहीं है, वो रेनबो एंटरप्राइजेस के पार्ट टाइम मुलाजिम है। वो रेनबो एंटरप्राइजेस के मालिक का नाम नहीं जानते, वो साहब ये नहीं जानते कि रेनबो एंटरप्राइजेस के मालिक कौन है और उनका नाम क्या है, और उन्हें गवाही के लिए पेश किया गया। जब उन पर जरा की गई और उनसे पूछा गया कि क्या आपने ये ज्वेलरी देखी है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसकी तस्वीर फराहम की गई। तो उन्होंने कहा जी तस्वीर जो फराहम की गई उससे कैसे आपका कीमत का तयन आप कर सकते हैं। तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। फिर उनसे पूछा गया कि जी जब आप हीरा बेचते हैं तो उसके लिए उसकी कीमत का तयन करने के लिए आपको जो पैमाना है वो क्या होता है। उन्होंने कहा जी कैरेट होता है। उनके जी लेकिन यहाँ तो आपकी रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि ये कितने ग्राम का हीरा था। कहने लगे नहीं, ये हो सकता है कि गलती से हो गया हो, टाइप गलती से लिखा गया हो, टाइपिंग मिस्टेक। यानी इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक्स की गई जिससे ये अंदाजा होता है कि ये झूठ प्लान करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन चूंकि झूठ के पांव नहीं होते, लिहाजा यहां पे ये बात भी खत्म हो गई। अच्छा, अब हम आज गुफ्तगू करेंगे एक और चीज जो हम अब रोजाना अपने प्रोग्राम में आपको बताया करेंगे, और आज हम इस मामले पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जो मेन कंटेस्टेंट है हमारे, हम उन पर गुफ्तगू करना चाहेंगे मुख्तलिफ शहरों की। आज हम बात करना चाह रहे हैं लाहौर। लाहौर की कुल जो नशिस्तें हैं वो 15 हैं, और उसमें हम चाहेंगे कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और अहम उम्मीदवार है तो हम उनके बारे में आपको बताएं। NA 117 लाहौर 1 में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अली इजाज बुट्टर, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और उन्होंने यहाँ हिमायत की है अब्दुल अलीम खान साहब जो सदर हैं IPP के, और इस हल्के में तीसरे जो मेन उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हैं आसिफ हाशमी। NA 118 लाहौर 2 में आलिया हमजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार, और इनका मुकाबला हो रहा है हमजा शहबाज से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शाहिद अब्बास। NA 119 शहजाद फारूक PTI, मरियम नवाज
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इफ्तिखार शाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये 119 वो हल्का है जिसमें सनम जावेद का मुकाबला होना था, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, और लेकिन उन्हें उनकी मकबूलियत से खौफजदा होकर और उन्हें इलेक्शन में नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। NA 120 उस्मान हमजा अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक मेयर अयाज सादिक PMLN और मुनीर अहमद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हल्का नंबर 121 वासिक कादिर, ये PTI के उम्मीदवार हैं। शेख रोहेल असगर जो कि पहले भी मेंबर नेशनल असेंबली रहे हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 122 में मुकाबला हो रहा है लतीफ़ खान खुसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। इनका मुकाबला एक सियासतदान हमारे बहुत बड़े ख्वाजा साद रफ़ीक, इनके वालिद साहब जो अपने दौर के बहुत बड़े सियासी कारकुन थे, ख्वाजा रफ़ीक साहब, जिन्हें कत्ल कर दिया गया था भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले दौर में, ये उनके साहबजादे हैं। NA 123 अफजाल अजीम पाहट, ये हैं PTI के उम्मीदवार। इनके मुकाबले में शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और मोहम्मद ज़िया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। हल्का नंबर 124 NA 124 ज़मीर एडवोकेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, राना व बशर इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 125 लाहौर 9 राना जावेद उमर PTI, मोहम्मद अफजाल खोखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और चौधरी अब्दुल गफूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। NA 126 मलिक तौकीर खोखर PTI, सैफुल मलूक खोखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अमजद अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। NA 127 जहीर अब्बास खोखर PTI की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अताउल लातार, और इस हल्के में सबसे अहम जो उम्मीदवार हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। यकीनन ये बेनज़ीर के इलेक्शंस के बाद जो आखिरी मरतबा भुट्टो ख़ानदान का कोई उम्मीदवार लाहौर से इलेक्शन जीता था या लड़ा था, तो ये पहली मरतबा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर कैंपेन भी चलाई गई और उसमें जीतने की कोशिश भी की जाएगी। हल्का नंबर NA 128 सलमान अकरम राजा PTI, ओन चौधरी IPP, यहाँ IPP की हिमायत की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और उन्हें अपना सपोर्टिंग कैंडिडेट बनाया है एक लिहाज से, क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट हुई है, सीट एडजस्टमेंट। तो अदील गुलाम मुहिउद्दीन इसमें है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि NA 129 से मियां मोहम्मद अजहर, ये एक देरीना सियासी कारकुन रहनुमा हैं, और बरसों पर मुहित बल्कि दहाइयों पर मुहित इनका सियासी करियर है। हाफिज उस्मान है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और औरंगजेब शफी बरकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लाहौर का आखिरी हल्का NA 130 लाहौर 15, ये सबसे अहम हल्का इस लिहाज से करार दिया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जबकि इनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ अपने मुकाबले के लिए जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो इकबाल अहमद खान है। यकीनन लाहौर में अगर हम देखें तो लाहौर में इस वक्त 2 साबिक वज़राए आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आला हैं, और बाकी यकीनन बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं जो अपनी सियासी ज़िंदगी, सियासी साख बचाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर सर्वे देखे जाएं तो उन्हें कहीं पे भी पता नहीं मिल रही, लेकिन उनकी मैनेजमेंट जो उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, और उसके बाद जिस तरह के इंतखाबी निशानात उनके नामजद करदा
امیدواروں کو دیے گئے ہیں उसकी वजह से शायद उन्हें कोई फायदा हो, लेकिन अवामिल यही बता रहे हैं कि यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं। अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो जाते हैं तो शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन गैर जानिबदाराना हो जाते हैं, लेकिन आज तक जो हमारी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसमें ये जो इलेक्शंस हैं वो जानिबदाराना भी हैं, गैर शफाफ भी हैं और गैर मुनसिफाना भी हैं कि एक पार्टी को तो पूरी पिच बनाकर दे दी गई है और दूसरी के लिए उन्होंने हल चला दिए हैं और उनसे तो पूरी फील्ड ही छीन ली है। आज हम गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पे करेंगे कि अल्लाह हमारे इलेक्शन कमीशन को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो किसी एजेंडे के तहत इलेक्शन ना कराएं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये जिस तरह इलेक्शन करवाए जा रहे हैं इस तरह के इलेक्शन के नताइज यकीनन पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह सूदमंद नहीं होंगे।